यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट ही होगा ये, और ये आपका राजस्थान का पेपर है, रीड पेपर है। तो इसके 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि जो हमारी अपकमिंग एग्जाम आने वाली है अप्रैल में, उसकी भी आपकी एक प्रिपरेशन हो जाए, और सीटेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाए, और एमपीटेट के लिए ये आपके लिए पेपर बेनिफिशियल रहेगा ही। तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन, विकास अंतःक्रिया का फल होता है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो देखो, विकास के 10 से 12 नियम करीब होते हैं कि विकास डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, प्रोक्सोमर डिजिटल होता है, सेफेलोकाउडल होता है, किस तरीके से होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना शिरोन्मुख सिद्धांत, वैसे ही विकास किस तरीके से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, जो कि हमारा कंप्लीटली रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बात किसकी हो रही है, जीन पियाजे की हो रही है। 4 स्टेजेस दी हुई है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे बोला जाता है, या फिर मूर्त अवस्था जिसे हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है 12 से वयस्क तक की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार हमारी 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी वो 4 स्टेजेस होती है, संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, फिर होती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देन फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो बच्चा जहाँ पर मूर्त अनुभवों से चिंतन करता है, मूर्त अनुभव जहाँ पर उसके पास कोई चीज़ें होती है, उसको देखकर बच्चा अंदाजा लगाता है चीज़ों का, तो वो कब से कब तक होती है, 7 से 12 वर्ष तक होती है। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है, अभिभावक व अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम व वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें योगदान रहता है हमारा वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का, और साथ ही वातावरण, आसपास का इन्वायरमेंट भी व्यक्ति को, बच्चे को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही आसान थे, आसानी से आपने 3 नंबर यहाँ पर कवर किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। जीन पियाजे की स्टेज में किन किन तत्वों के नाम नहीं आते हैं, वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सोशल ट्रांसमिशन, क्या बच्चा सोशल ट्रांसमिशन के थ्रू सीखता है, अनुभव अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम के जो स्टेज आती हैं जहाँ पर हम आत्मसातीकरण, समायोजन, है ना, संगठन, स्कीमा जिसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, वाइगोत्स की और जीन पियाजे में यही डिफरेंस है कि वाइगोत्स की जो है सोशल इंटरेक्शन को बहुत मायने देते हैं, कि बच्चा जो है आसपास से चीज़ों को देखकर, इन्वायरमेंट को देखकर बहुत जल्दी उन चीज़ों को गेन कर लेता है, लेकिन जीन पियाजे ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो ये सामाजिक संचरण जीन पियाजे नहीं बताते हैं। कौन बताते हैं, वाइगोत्स्की बताते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा तत्व नहीं है। अनुभव, एक्सपीरियंस की बात हुई है, इक्विलिब्रियम की भी बात उनके द्वारा की गई है। अगर आपको एकोमोडेशन दे देता, समायोजन दे देता, तो वो सारी चीज़ें जीन पियाजे ने अपने थ्योरी में बताई हुई है। आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होती है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए चर्चा करना, दूसरा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापन का अध्यापक द्वारा निर्देशन करवाया जाना, तीसरा है सहगामी अधिगम तथा पीयर ट्यूटोरिंग करवाना, और ऑप्शन डी है अध्यापक के लिए अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करवाना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटोरिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो सकती है कि इनके द्वारा हम लोग बच्चों को टीच कर सकते हैं, ताकि ये बच्चे बहुत अच्छी से चीज़ों को गेन कर लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किन बच्चों की है, समस्या को समझेंगे, जानेंगे, कमियां और रिक्तियों के प्रति यदि व्यक्ति जागरूक है, तो क्या वो प्रतिभाशाली है, सामान्य बालक है, सृजनशील बालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो किस प्रकार का बालक होगा, जो समस्याओं को जानता है, समझता है, उनका अर्थ निकालता है, किस प्रकार के बालक बोले जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा सृजनशील। इस प्रकार के बालक को हम लोग क्रिएटिव बालक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया और ये आपका बिल्कुल रीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये। लड़की की माँ ने उससे कहा था कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार जब घर में प्रवेश करेगी तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ ले जाती है, देन कोट को खूंटी पर हैंग कर देती है, टांग देती है। तो यह किस चीज़ का उदाहरण है? क्या ये श्रृंखलागत अधिगम है, चेन लर्निंग है, उद्दीपक अनुक्रिया है, प्रत्यय अधिगम है? इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, हर एक स्टेप को फॉलो कर रही है। जब भी उसे कॉलेज से आना है, अपना लेकर जाना है, अलमारी के पीछे जो खूंटी है उस पर उसको हैंग कर देना है। तो यहाँ पर चेन लर्निंग की बात हो रही है। बच्चा क्या करता है, वन बाय वन सारे टास्क को कंप्लीट करता है। अगर हम जिन पियाजे की भी बात करेंगे तो उन्होंने बताया लॉ ऑफ सीरिएशन करके बच्चा स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ को फॉलो करता है। तो ये श्रृंखलागत अधिगम की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार व दंड को, या परिणाम को, ज्ञान को। ये आपके 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या पहला और तीसरा सही है? फिर आपसे बोला गया कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर ये सारे ही बाह्य प्रेरणा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में हमें बताते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताते हैं। तो जब हम लोग किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से बच्चे को मोटिवेट और डिमोटिवेट कर सकती है। अभिप्रेरणा का ही वो प्रकार होगा। प्रतिद्वंदिता, राइवलनेस की यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोगों ने बच्चों के बीच में द्वंद्व फैला दिया कि तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना ही पड़ेगा, तुम कैसे पीछे रह सकते हो। पुरस्कार दंड भी इसका हिस्सा हो गया और परिणाम का ज्ञान होना भी कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजल्ट पता चल जाता है तो वो कहीं ना कहीं से हमें मोटिवेट करता ही है। तो ये सारी ही चीज़ें किसको बताती है? हमारी बाह्य अभिप्रेरणा को बताती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, को कहा जाता है? मतलब दूसरों के व्यवहार को देखना मतलब ऑब्जर्वेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सामाजिक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन हमारा कोई अनुबंधन नहीं होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में करवा दें। प्रायोगिक अधिगम ये होगा नहीं, और आकस्मिक अचानक से हो रहा है, इंसिडेंटल हो रहा है, तो वैसी भी कोई बात नहीं हो रही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बात हो रही है सामाजिक अधिगम की। राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता के लक्षण क्या है? यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपको कैसे पता चला? सबसे पहले बच्चा क्लास से भाग जाता है, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एंड विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार होना, या अभिप्रेरणा का अभाव होना। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी को सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, बाकी सब तो बच्चे के व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं कि उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। आंसर आपका क्या बनेगा? अवधान संबंधी विकार और अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। तो अब देखो, परिपक्वता और आयु अपने व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल होगी। तो परिपक्वता एंड आयु क्या होती है? हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल होती है। तो ये प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक यहाँ पर हो सकता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही। आप क्रिकेट खेलो, मतलब आप बैटिंग करो, आप बॉलिंग करो, कोई चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। लाइक विराट कोहली करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं जो दोनों टास्क करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती है। ये विधेयात्मक हो सकता है, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है, शून्य है, जीरो ट्रांसफ़र है, या इसमें से कोई नहीं। तो ये किसको बताता है? ये शून्य ट्रांसफ़र को। सकारात्मक कैसे होता है कि बैटिंग तो कर रहा है लेकिन बॉलिंग उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर निषेधात्मक क्या होता है? बैटिंग कर रहा है लेकिन बॉलिंग करने में कंफ्यूज हो रहा है, और जब बॉलिंग करने जाता है तो बैटिंग बिगड़ जाती है, तो वो आपका निषेधात्मक होगा। आंसर आपका क्या बन गया? शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या फिर इनमें से सभी। तो किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? क्या पता करने से मिलेगी? तो आंसर आपका बन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण अभिव्यक्ति। वो अपने एक्सप्रेशन, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, हार्मोनाइज्ड है, और सामान्य मतलब गोल डायरेक्टेड है। वी कैन से दैट कि अपने गोल की तरफ वो मूव करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर। मानसिक विकारों का न होना, इससे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? व्यक्तित्व के ये तो पर्टिकुलर चीज़ें हो गई ना, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रायड हो गए, जिन पियाजे हो गए, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत विकास को लेकर अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की है, परंतु पियाजे ने क्या बोला है वो आपको यहाँ पर बताना है।
कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कहा है कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते, बाकी अवस्थाओं के प्रभाव सीमित रहते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा और इनमें से कोई नहीं। तो क्या जीन पियाजे के द्वारा कहा गया? तो जीन पियाजे जो कॉग्निशन के बारे में बताते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बताते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक डिस्क्रीट ग्राफ बनाया था जो संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को शो करता है। तो ये डिस्क्रीट ग्राफ बताया गया था जीन पियाजे के द्वारा। तो विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड जो है, पॉल गिलफोर्ड जो है, इन्होंने अभिसारी चिंतन जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसके समर्थन में किस शब्द का प्रयोग किया है, या फिर किसको अपन समझ सकते हैं उसके थ्रू? बुद्धि को, सृजनात्मकता को, बुद्धि व सृजनात्मकता दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन कॉन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करी है, ये हमें बताता है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, दो थिंकिंग होती है, एक कॉन्वर्जेंट होती है और एक डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट हमारी कौन सी होती है? अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने किस शब्द में डिफाइन किया? तो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी में डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात अर्जित होती है, रुचियाँ समय के साथ बदलती रहती है, रुचि योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, और रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो कौन सा कथन हमारा यहाँ पर रुचि को लेकर राइट नहीं है वो आपको बताना है। तो रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, जबकि ये प्रतिबिंब होती है, ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है और इंसर्ट भी करती है। तो ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये रुचि को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या होती है? एक भावात्मक प्रकृति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी को प्रतिक्रिया देती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो किसी विशिष्ट प्रकार की होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति की यदि हम लोग बात करें, इंग्लिश में से बोला जाएगा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड हमारी एक भावनात्मक प्रवृत्ति हो सकती है जो हमें क्या दिखाती है? किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी को शो करती है। मतलब हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको यदि हमारे अंदर पर्टिकुलर कोई एक कैपेबिलिटी है, एक योग्यता है, तो वो हमारा एटीट्यूड यहाँ पर बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है, अपूर्वानुमेय यानी कि एक अनप्रिडिक्टेबल, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, या एक फैसिनेटिंग, एक आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व की किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए? तो हम लोग मानते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बुद्धि में जो वंशानुक्रम की है, तो नाम मात्र की भूमिका यहाँ पर माना जाएगा। और यदि वंशानुक्रम व वातावरण लिखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अकेले आप जब वंशानुक्रम देखते हैं ना, तो वंशानुक्रम में नाम मात्र की भूमिका यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती उनका भंडारण किस में होता है? ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में भी पूछा हुआ था और हमने किया भी था इसको अभी एक दिन पहले ही। तो जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती उन्हें हम लोग कहाँ पर जाकर स्टोर करते हैं? वो सारी चीज़ें हमारी ईदम में रह जाती है। जो दबी हुई इच्छाएं होती है उन्हें भी हम लोग कहाँ रखते हैं? ईदम के अंदर रखते हैं। अहम हमारा काम को परफॉर्म करता है और पराहम हमेशा हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। तो दबी हुई इच्छाओं का भंडार गृह ईदम होता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो हमें कहाँ पर हेल्प करता है? तो वो हमें दबाव से, स्ट्रेस से निपटने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा तंत्र युक्ति सबसे ज़्यादा संतोषजनक हो सकती है? तादात्मीकरण होना, इंग्लिश में नाम आप देख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन, रैशनलाइजेशन होना, अतिकल्पना होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी टेक्निक का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग अतिकल्पना, फैंटेसी का प्रयोग करके उसको चीज़ें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फैंटेसी क्या होती है? तो इसमें बच्चों को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना फैंटेसी की श्रेणी में आ जाएगा। आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 से जो 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है, इसमें कितने कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं? मतलब कितने कार्ड यूज़ किए गए ये पूछा गया। सजीव वस्तुओं के स्थान पर, निर्जीव वस्तुओं के, लोगों के स्थान पर एनिमल्स, जानवरों के, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के और वयस्क के स्थान पर बालकों के। तो यहाँ पर लोगों के स्थान पर एनिमल के कार्ड यहाँ पर प्रयोग किए गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है, सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? जब हम क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, व्याख्यान विधि का, इनमें से सही सभी, मतलब ये सारे। तो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी के लिए हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, विचार मंथन विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता जो नीड होती है वो वंचना की शारीरिक, वंचना को इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, वंचना क्या होगा यहाँ पर? नीड इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंस, सॉरी ऑप्शन 1, नीड इज़ नॉट अ फिजियोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन की बात यहाँ पर हो रही है। हम लोग किसी भी चीज़ से डिप्रीव हो जाते हैं, यानी कि हम लोग उस पर उसको डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वो वाली चीज़ें वंचित हो जाते हैं। अंतर्नोद जो है आवश्यकता का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम है। ठीक है, आवश्यकताएं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मतलब ये दोनों चीज़ें समान नहीं है, एक साथ चलती रहती है, पैरेलल चलती रहती है। हमारी नीड और हमें जो बोलते हैं ना अंदर से मोटिवेट करने वाली चीज़ें, हमें जो ड्राइव कर रही है, हमारे अंदर एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम लोग अध्ययन कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा सिलेक्शन होगा, हमारी एग्जाम होगी, तो वो हमें ड्राइव कर रही है वो वाली चीज़। अगला ऑप्शन है इंट्रिंसिक, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल होती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये गलत है क्योंकि अवस्था तो होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितना रखा गया? प्रति सप्ताह एक पर वीक कितना निर्धारित यहाँ पर किया गया? तो 45 घंटे निर्धारित किया गया था। स्टैटिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना है, इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे दायित्व एक टीचर के अंदर होते हैं, टीचर के पास होते हैं। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, तो किसे सूचीबद्ध किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना, नैतिक शिक्षा को पढ़ाना, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना। राइट आंसर क्या होगा? महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी होता है, वह दिया जाता है, इसकी बात की गई है। और उसकी संरचना की जाती है शिक्षक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर, छात्र केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नॉलेज इज गिवन एंड फिक्स्ड एंड इट इवॉल्व्स एंड इट इज क्रिएटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे ही टास्क हमारे किसके हैं? एक्शन रिसर्च के हैं। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किसमें सुधार सुझाया गया? खुली पुस्तक में, सतत निरंतर मूल्यांकन में, सामूहिक कार्य मूल्यांकन में, या इनमें से सभी में? तो इन सभी में परीक्षा सुधार कार्यक्रमों का रहता है। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है।